हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये नेशनल इनकम, और बड़ा भी है। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपको इंडिया बना हुआ है, राइट। अब इंडिया के अंदर रेजिडेंट्स भी रह रहे हैं और नॉन रेजिडेंट भी रह रहे हैं, क्लियर है। ये आगे बढ़ेंगे, रेजिडेंट कैसे होते हैं, नॉन रेजिडेंट कैसे होते हैं, क्लियर है। और इंडिया के बाहर भी रेजिडेंट है कुछ टाइम के लिए, या वो वहां से अर्न कर रहा है, तो दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो इनकम रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इंडिया के अंदर अर्न करते हैं, क्लियर है। तो डोमेस्टिक इनकम ध्यान रखना, वो इनकम होती है जो इंडिया के अंदर कमाई जा रही है। कौन कमा रहा है? रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, क्लियर। अब नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो इंडिया के रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं, इंडिया से और इंडिया के बाहर से। ये मेजर डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, राइट। तो डोमेस्टिक इनकम क्या हुई? जो इंडिया के रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिया के अंदर से अर्न कर रहे हैं, क्लियर है। और नेशनल इनकम क्या हुई? जो इंडिया के रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं इंडिया से और इंडिया के बाहर से, क्लियर है। एक बार इस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब हमने ये पढ़ा कि रेजिडेंट कौन होता है, राइट। तो रेजिडेंट के बारे में भी आपको यहां बता रहे हैं। रेजिडेंट वो होता है जो इंडिया में 365 डेज रह चुका है इस साल, मतलब एक साल रह चुका है 365 डेज, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पे है। जिस कंट्री में वो रह रहा है वहां उसे 365 डेज हो गए और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पे ही है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है जो पैसा वो खर्च रहा है, उसकी फैमिली खर्च रही है, वहीं वो सारी चीजें खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कुछ भी खाना वहीं खा रहा है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो होता है कि जहां से वो कमा रहा है और जहां वो खर्च भी वहीं रहा है। तो ये दो कंडीशन होती है रेजिडेंट ऑफ इंडिया की इसके अंदर, कि जिसे उसे 365 डेज हो गए रहते हुए और जहां पे उसी कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं है। जहां ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है उसे रेजिडेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, राइट। अब अगला कॉन्सेप्ट में गुड्स कितने तरीके की होती है सर? दो, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट। फाइनल देखते हैं क्या होती है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, राइट। तो ये वो गुड्स होती है जो आपने या तो खुद की कंजम्पशन के लिए ली है या अपनी कोई फिक्स एसेट बनाई है आपने, क्लियर है। तो उसे फाइनल गुड्स बोला जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती है या तो आपने उसे रीसेल पर्पस के लिए लिया है या आप उसे यूज करोगे एज अ मटेरियल फॉर द सेल ऑफ अदर गुड्स। मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, क्लियर है। आपको भूख लग रही थी, आपने मैगी खरीदी, घर गए बना ली, अपने कंजम्पशन के लिए ली ना, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी मैगी की शॉप है, आपने मैगी खरीदी, बनाई और बेच दी, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, क्लियर है। तो अगर ये डिपेंड करता है कि आपकी यूज क्या है उस चीज का, क्लियर है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने अपना फोन खरीदा अपने लिए, तो वो फाइनल गुड्स है। लेकिन आप एक मोबाइल डीलर हो, आप मोबाइल बेचते हो, आपने खरीदा और रीसेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होती है या तो आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा या उसे दूसरी गुड्स में बनाने के लिए खरीदा, क्लियर है। और फाइनल गुड्स कौन सी होती है? या तो अपनी डायरेक्ट कंजम्पशन ली या आपने अपनी फैक्ट्री में एज अ फिक्स एसेट लगा दिया। उसे क्या लगा दिया? फैक्ट्री ना, फिक्स एसेट इन फैक्ट्री, क्लियर है। तो और थोड़ा डिटेल में जाते हैं इसे। देखिए, आपके फादर ने आपको कार दिलवाई खुद डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, तो वो फाइनल गुड्स है, क्लियर है। और वो पहले पार्ट में आ रही है फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। दूसरा, आपके फादर ने आपको कार दिलवाई फॉर, मतलब टैक्सी में चलाने के लिए, तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट पर्पस है, क्लियर है। तो ये फिक्स एसेट है जिससे आप पैसा कमा रहे हो, वो भी फाइनल होता है, क्लियर है।
तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपके फादर ने आपके लिए गाड़ी का शोरूम ही खोल दिया, तो वो गाड़ी खरीदोगे और रीसेल करोगे, तो वो कौन सी गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है? तो एक गुड फाइनल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसकी यूसेज के ऊपर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर है? आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार तो डायरेक्ट ही आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है? तो ये सिंपल याद कर लीजिए, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर आइदर यूज फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्लियर है? और इसके अंदर क्या होता है? इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अदर गुड और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। क्लियर है? ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुकी होती है। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या होता है? अभी उसके ऊपर प्रोड्यूसर ने कोई और काम नहीं करना, प्रोड्यूसर के लिए वो रेडी है, आप आओ, खरीदो और ले जाओ, ये अभी काम होना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बंदे की मैगी शॉप है, तो वो मैगी खरीदी उसने। क्लियर है? अब वो उसमें मैगी बनाएगा, प्रॉपर पानी मिलाएगा, मसाला सारी चीजें डाल के बेचेगा, तो वो इसीलिए अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। क्लियर है? इस जो फाइनल गुड्स होती है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। वैल्यू एडिशन मतलब कोई और पैसा ऐड नहीं होता, लेकिन इंटरमीडिएट में तो होती है, क्योंकि बंदा अपनी भी वैल्यू लगाएगा और ऐड कर देगा। ये फाइनल गुड्स नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में आती है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव नेचर की है। इंटरमीडिएट नहीं आती, क्योंकि ये आगे रीसेल पर्पस के लिए की जाती है। और जैसे एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, आपने दूध खरीदा अपने लिए, तो वो फाइनल गुड्स है। अगर आपने रेस्टोरेंट के लिए खरीदा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले भी आप पढ़ चुके हो, बस मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप स्पीडी फॉर्म में इसे रिकॉल कर सको। एक पॉइंट का और ध्यान रखना, पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या एक गुड्स फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है? आंसर इज यस। वो डिपेंड करता है उसकी यूज के ऊपर। अगर आपने खुद की कंजम्पशन के लिए लेना है तो वो फाइनल गुड्स है। क्लियर है? और अगर आपने रीसेल पर्पस या आगे एज अ रॉ मटेरियल यूज करके बेचना है तो वो इंटरमीडिएट है। क्लियर है? आगे देखिए, अब ये जो फाइनल गुड्स के लिए हमने लिखा था, क्या लिखा था? डायरेक्ट कंजम्पशन होती है या इन्वेस्टमेंट पर्पस होती है? क्या होती है? इन्वेस्टमेंट पर्पस फिक्स एसेट होती है प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। क्लियर है? तो जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए होती है गुड्स, उसे कंजम्पशन गुड्स बोला जाता है। क्लियर है? और ये कितने तरीके की होती है? 4, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। इसका एग्जांपल देता हूं, देखो। ड्यूरेबल गुड्स वो होती है जो आप 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करते हो। जैसे आपने कार खरीदी अपने लिए, तो वो ड्यूरेबल गुड्स है। क्लियर है? सेमी ड्यूरेबल होती है जो 1 साल तक मैक्सिमम आपको बेनिफिट देती है, जैसे आपके कपड़े या कोई चीज। क्लियर है? नॉन ड्यूरेबल होती है वन टाइम, जैसे आपने मैगी खरीदी अपने लिए, ब्रेड खरीदी अपने लिए, वन टाइम यूज होती है। चौथी, सर्विसेज, आपने कोई सर्विस ली डॉक्टर की या टीचर की, ये भी वन टाइम ही होती है। ये चारों कंजम्पशन गुड्स के ही पार्ट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जो कैपिटल गुड्स होती है, वो बेसिकली जो फैक्ट्रीज में मशीनें लगी होती है, एसी लगा है, जो दूसरी गुड्स को बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं, वो होता है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूं, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी अपने लिए, वो कंजम्पशन गुड्स है, ड्यूरेबल। आपने वॉशिंग मशीन खरीदी अपने स्टोर के लिए, जो आपका ड्राई क्लीनिंग का स्टोर है, तो वो कौन सी गुड्स हो गई? कैपिटल गुड्स। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट पेज। इसमें भी एक डिफरेंस है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली करते हैं। क्लियर है? ये आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि ये तो आप अपने लिए खरीद रहे हो ना। और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को
बढ़ाते हैं। क्लियर है? इसमें ड्यूरेबल को छोड़ के नॉर्मली सबकी लाइफ मैक्सिमम 1 ईयर तक की होती है और इसमें 1 साल से ज्यादा की होती है। एक और डिफरेंस भी आप लिख सकते हो, कंजम्पशन गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है और इसकी डिराइव डिमांड होती है। ये किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी अपने ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो मेन जो डिमांड है वो ड्राई क्लीनिंग के लिए है, वॉशिंग मशीन की नहीं है, वो तो उसमें यूज किया जा रहा है उसे। क्लियर है? तो इसकी डायरेक्ट डिमांड होती है और इसकी डिराइव डिमांड होती है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स मैंने अभी आपको पढ़ाई। पहली कौन सी होती है? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होती है जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देती है आपको, जैसे टीवी हो गया या ये सब चीजें हो गई। सेमी ड्यूरेबल कौन सी होती है? जिसकी लिमिटेड लाइफ होती है, मैक्सिमम 1 ईयर, आपके कपड़े, जूते, ये सब। नॉन ड्यूरेबल होती है जो 1 टाइम यूज होती है, जैसे दूध, मिल्क, ये सब। और सर्विसेज ये नॉन मेटीरियल गुड्स होती है। कौन सी गुड्स होती है? नॉन मेटीरियल गुड्स, जो डायरेक्टली आप यूज करते हो। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, अ गुड कैन बी अ कंजम्पशन गुड और अ कैपिटल गुड्स। सर दोनों हो सकता है। वही टैक्सी वाला एग्जांपल, आपने कार अपने ले ली तो वो कंजम्पशन गुड्स है, अगर आपने टैक्सी में चलाने के लिए ली वो कैपिटल गुड्स है। राइट? चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला आया कैपिटल गुड्स। राइट? तो कैपिटल गुड्स वो होती है जो दूसरी गुड्स को बनाने के लिए यूज की जाती है, जैसे फैक्ट्री में मशीन्स होती है जो दूसरी गुड्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। क्लियर है? इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ नॉर्मली 1 साल से ज्यादा होती है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में, और इनकी डिराइव डिमांड होती है। क्लियर है? अ गुड कैन बी अ कंजम्पशन गुड एंड अ कैपिटल गुड, इट डिपेंड्स अपॉन द अल्टीमेट यूज ऑफ गुड। राइट? और वो जो कार वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, वही मैंने एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, एक बार आप इसको रीड कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे मैंने भी आपको बताया, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स आ सकता है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स भी आ सकता है, क्योंकि बच्चों को पता तो होता है, उनके पास मटेरियल नहीं होता उसे लिखने का, तो वो मटेरियल इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लिख रहे हो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। राइट? अब नेक्स्ट देखते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स है, ये मैंने आपको इसकी पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। राइट? जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, ये उसी से रिलेटेड है, बस मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। फैक्टर कॉस्ट वो अमाउंट होता है जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं। कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आपके? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो आप इन चारों को देते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो एक के ऊपर लगता है लेकिन पे दूसरा करता है। नॉर्मली ये जीएसटी भी होता है जो आजकल चलता है। क्लियर है? और सब्सिडी क्या होता है? जो बेनिफिट कैश में या काइंड में गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर्स को। क्लियर है? तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये प्राइस ऑफ अ गुड को बढ़ाता है और सब्सिडी कम करती है। ये देखिए मार्केट प्राइस कैसे निकाला जाता है गुड्स का, वो देखिए, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर है? तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। क्लियर है? और एफसी कैसे निकलता है? एमपी में से एनआईटी माइनस। राइट? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
राइट। तो अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो आप फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को ऐड कर दोगे। एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है जीएसटी होता है, वैट पहले होता था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब वही होता है। क्लियर है? अगला इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली फर्म करती है और इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक में किया जाता है। किसमें किया जाता है? देखो लिखा भी हुआ है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है जो डेप्रीशिएशन से पहले होती है, और नेट इन्वेस्टमेंट होती है जो डेप्रीशिएशन के बाद होती है। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आया, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन, राइट। और अगर ग्रॉस निकालना है तो नेट प्लस डेप्रीशिएशन। क्लियर है? और डेप्रीशिएशन के दो नाम और होते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, राइट। अगला देखिए, तो अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आप डेप्रिएशन माइनस कर दोगे, नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिएशन प्लस कर दोगे, राइट। और अगर आपको एमपी से एफसी पे जाना है तो एनआईटी माइनस कर दोगे, एफसी से एमपी पे आना है तो एनआईटी प्लस कर दोगे, राइट। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? चलिए अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट अगला, या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पॉइंट का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब अभी जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में रेजिडेंट भी रहते हैं और नॉन रेजिडेंट भी रहते हैं, राइट। तो जो रेजिडेंट है वो उसे ए डिनोट कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट को बी डिनोट कर रहे हैं, और जो पैसा रेजिडेंट बाहर से अर्न कर रहा है उसे सी कर रहे हैं। क्लियर है? तो डोमेस्टिक इनकम क्या हो गई आपकी? ए प्लस बी। क्लियर है? और नेशनल इनकम क्या हो गई? ये वाली डोमेस्टिक इनकम प्लस जो आप बाहर से अर्न कर रहे हो। ये देखो ये बना हुआ ना, ठीक है। इंडिया के अंदर ए भी रह रहा है, बी भी रह रहा है, और एक सी रेजिडेंट है जो बाहर से भी अर्न कर रहा है। क्लियर है? तो नेशनल इनकम कैसे निकाली जाएगी? डोमेस्टिक इनकम मतलब ए प्लस बी प्लस जो आप बाहर से अर्न कर रहे हो वो ऐड हो जाएगा, और जो अंदर से बाहर जा रहा है वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो सी और बी हुआ, सी को बोला जाता है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, राइट। और ये जो बी है इसे बोला जाता है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, राइट। तो देखिए नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। और ये जो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, इसे बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, राइट। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। क्लियर है? तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। और अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में एनएफआईए को माइनस कर दो। और एनएफआईए कैसे निकाला जाता है? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, राइट। चलिए ये चार्ट देखिए इधर से। अगर आपको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, देखिए, तो एनएफआईए माइनस कर दो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए प्लस कर दो, राइट। तो आप ये सोच रहे होंगे कि डोमेस्टिक इनकम हमेशा छोटी होती है और नेशनल बड़ी होती है। सर हमेशा नहीं होती। जब एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव में होता है तो नेशनल बड़ी होती है, अगर नेगेटिव में होता है तो नेशनल छोटी होती है एज कंपेयर्ड विद डोमेस्टिक इनकम। और जब दोनों बराबर, मतलब बराबर कब होता है? जब एनएफआईए जीरो होता है। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए। अब कुछ टर्म्स यूज की जाती है न्यूमेरिकल्स में, वो क्या है? जैसे पहली एनडीपीएट-एफसी, इसे बोला जाता है एन फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपीएट-एफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपीएट-एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। अगला एनडीपीएट-एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये सारी टर्म्स है। आगे देखिए,
अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट बता रहा हूं, ये वैसे मैं बता चुका हूं। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट करना होता है तो उस वैल्यू को जो आपको निकालना होता है वो लेफ्ट पे रखते हैं। देखो जैसे इस क्वेश्चन में आपको एनएनपी एट एससी निकालना है, क्लियर है, तो वो आपने लेफ्ट पे रखा। आपको गिवन था जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। तो अब ये आपको गिवन था, तो आपने ग्रॉस से नेट पे, ये आपको पहले वर्ष को मैच करना है। ये है ग्रॉस, ये है नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या पड़ा था, डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे एनएफआईए प्लस, एमपी से एफसी पे एनएट एनआईटी माइनस, राइट। दोबारा बता देता हूं, देखो जो चीज निकालनी होती है उसे लेफ्ट पे रखते हैं और जो गिवन होता है उसे राइट पे रखते हैं। तो आपको एनएनपी एट एफसी निकालना था, जीडीपी एट एनपी गिवन था, तो ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है। तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल एनएफआईए प्लस, और एमपी से एफसी एनआईटी माइनस, राइट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का। मैं न्यूमेरिकल तो ये पॉइंट नहीं बता रहा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। डेप्रिसिएशन का एक 11th का अकाउंट्स का फॉर्मूला है, राइट। कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, राइट। आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदी 10 लाख रुपए की, क्लियर है, उसकी लाइफ है 10 साल, राइट। और स्क्रैप वैल्यू मतलब जब वो कूड़े के भाव बिकेगी तो 1 लाख की बिकेगी, तो 10 लाख में से 1 लाख को तो आपको मिल जाएगा। तो आपने कितना यूज करा 10 सालों में, 9 लाख। तो आप 9 लाख को 10 से डिवाइड करो, आंसर आया 90,000, तो वो डेप्रिसिएशन है आपका, क्लियर है। एक चीज और भी लिखा हुआ है, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड इज नेगेटिव। देखिए मैंने आपको बताया था नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड होता है तो वो पॉजिटिव होता है, टू अब्रॉड होगा तो वो नेगेटिव में होगा, राइट। चलिए एक बार ये भी देख लीजिए, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट। तो लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, राइट। अगला एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, क्लियर है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। नेशनल इनकम बड़ी होगी जब एनएफआईए पॉजिटिव होगा, नेशनल इनकम इक्वल होगी डोमेस्टिक इनकम के जब एनएफआईए जीरो होगा, और नेशनल इनकम छोटी होगी डोमेस्टिक इनकम से अगर एनएफआईए नेगेटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। क्लियर है। अब आगे देखिए, एनएफआईए के कितने कंपोनेंट होते हैं। एनएफआईए बेसिकली जो आपने बाहर से कमाया और जो बाहर वाले आपसे ले गए। सर सिंपल वही चीज है। पहला है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर। मतलब जो बंदा बाहर रह रहा है और 1 साल से कम रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट हुआ, तो वो पैसा कमा रहा है, और लेस जो आपने उन्हें पे करा बाहर नॉन रेजिडेंट्स को, सेम डेफिनेशन है, बस जो आपने बाहर से कमाया रेजिडेंट्स ने माइनस पेड टू नॉन रेजिडेंट्स, राइट। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए जो लैंड होती है और कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जो चीज मिलती है उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट हुआ नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी डेफिनेशन सेम है, जो आपने बाहर से प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप से कमाया माइनस जो नॉन रेजिडेंट यहां से कमा के लेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। और लास्ट है रिटेन अर्निंग। कितने पार्ट हुए इसके, पहला नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और लास्ट नेट रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का भी वही कॉन्सेप्ट है, जो कंपनीज, इंडियन कंपनी है जो रिटेन कर रही है पैसा बाहर से यहां, और माइनस जो यहां से बाहर जा रहा है, राइट। तो ये 3 पार्ट हो सकते हैं इसके।
और ये इंपॉर्टेंट भी है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पॉइंट का पूरा। देखिए चलिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनएफआईके का कंपोनेंट। तो पहला नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लास्ट नेट रिटेन अर्निंग। क्लियर है। अब अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, राइट। अभी टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, इसमें दो ही प्लेयर होते हैं, एक तो हाउस होल्ड होते हैं और एक फर्म्स होती है। हाउस होल्ड को यहाँ पे फैक्टर मार्केट बोला गया है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, और प्रोडक्ट मार्केट को फर्म बोला गया। क्लियर है। अब बात समझिए, ये लोग इनके पास काम मांगने जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है। बदले में इन्हें क्या मिलता है, फैक्टर इनकम, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये उस पैसे का क्या करते हैं जो पैसा इनको मिला, पहले ये लोग इनके पास काम मांगने गए, बदले में इन्हें पैसे मिले, ये उस पैसे को दोबारा फर्म को दे देते हैं फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये फर्म इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दे देती है। तो ये पूरा एक ऑपरेटिंग सर्कल चलता जाता है, पैसा आता है जाता है, फिर प्रोडक्शन होती है। तो एक सर्कल है, ये चलना भी बहुत जरूरी होता है। क्लियर है। अगर आप पूरा पैसा ही सेव कर लोगे तो ये पूरा सर्कुलर फ्लो चल ही नहीं पाएगा, तो आपकी इकोनॉमी डाउन होने लग जाएगी। क्लियर है। तो दोबारा बताता हूं, ये हाउस होल्ड इनके पास जाते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में, इन्हें बदले में फैक्टर इनकम मिलती है, ये उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्च देते हैं, और ये गुड्स एंड सर्विसेज इन्हें मिल जाती है। तो देखिए, इसमें सर्विसेज और गुड्स इन्वॉल्व है, इन दोनों में पैसे इन्वॉल्व है। तो जिसमें पैसे इन्वॉल्व है उस पॉइंट को, आउटर इस वाले सर्कल को, सेमी सर्कल को मनी फ्लो बोला जाता है। जिसमें सर्विसेज और गुड्स इन्वॉल्व है उसे रियल फ्लो बोला जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। इसे रियल फ्लो भी बोला जाता है इस वाले को, जिसमें फैक्टर मार्केट इनके पास काम करने जाती है और इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है। और जिसमें पैसे इन्वॉल्व है उसे मनी फ्लो भी बोला जाता है और नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है, राइट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बहुत। आगे देखिए, ये इसकी थ्योरी बता रखी है। वैसे इकोनॉमी में चार प्लेयर होते हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और फॉरेन ट्रेड। हम एज्यूम करके चलते हैं सिर्फ दो ही प्लेयर है, हाउस होल्ड और फर्म, ये यही लिखा हुआ है इसके अंदर। दूसरी चीज, जो पैसा आप कमा रहे हो सेविंग जीरो है, जो पैसा आया वो सारा इन्वेस्ट हो गया, ये इसके एजम्पशन का पार्ट है। क्लियर है। और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जो लैंड लेबर कैपिटल फैक्टर और प्रोडक्शन की फॉर्म में आप चाहते हैं, बदले में उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाती है। क्लियर है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये मैं आपको पढ़ा दिया मैंने आपको। क्लियर है। तो ये पेपर में आता है 4 नंबर का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो आपको ये पूरा बताना है, दोनों, ऊपर के भी दोनों, आउटर लूप और नीचे। क्लियर। चलिए, अब अगला एक डिफरेंस है रियल फ्लो और मनी फ्लो में। रियल फ्लो कौन सा होता है, मैंने भी आपको बताया था, जिसमें एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज फर्म और हाउस होल्ड में फ्लो करती है। इसमें पैसे फ्लो करते हैं फर्म और हाउस होल्ड में। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है, इसमें पैसे एक्सचेंज किए जाते हैं। दूसरी चीज, इसे फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है और इसे नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। क्लियर है। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। तो आपसे कभी ये पूछ लेते हैं कि मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो, क्योंकि पैसे इन्वॉल्व है। रियल फ्लो होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखने का तरीका, रियल फ्लो वो चीज होती है जो एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है। क्लियर है। फिर एक डेफिनेशन आपको दोनों की दे रखी है। चलिए,
अब आई अगली चीज, वो है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो क्लियर है? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझाता हूं। देखो, आपने कभी कोई फोटो खींची आपने, क्लियर है, और एक वीडियो बनाई, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो फोटो होती है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को कैप्चर करती है सिर्फ, क्लियर है, और जो आपकी वीडियो होती है वो ड्यूरिंग होती है उसके, क्लियर है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होती, क्लियर है। तो स्टॉक वो कॉन्सेप्ट होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर किया जाता है। फ्लो वो कॉन्सेप्ट होता है जो मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर है। तो एक फोटो खींचना स्टॉक है, वीडियो बनाना फ्लो है, क्लियर है। पानी की टंकी है, उसमें पानी पड़ा हुआ है, तो वो स्टॉक है, जिससे वो फ्लो आ रहा है, जिस पाइपलाइन से, वो फ्लो है, क्लियर है। स्टॉक की कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, वो एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है, ये टाइम डायमेंशन लगता है। कहते नहीं है, जैसे आपने फेब में 2 लाख रुपए कमाए या 2 लाख यूनिट बनाई, तो वो ड्यूरिंग फेब हुआ, तो वो फ्लो हुआ, क्लियर है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो तो वो स्टॉक। स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता। इसका भी एक एग्जांपल है, देखिए, दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो स्टॉक है, फ्लो है? स्टॉक है, क्योंकि वो सेम रहता है, डिस्टेंस चेंज नहीं होता, क्लियर है। और डायनेमिक क्या हुआ? जो चेंज होता रहता है, फ्लो, क्लियर है। और इसका एग्जांपल देखिए, ह्यूमन कैपिटल पॉपुलेशन एज ऑन किसी के आगे आ जाए तो वो स्टॉक होता है, ड्यूरिंग आ जाए, ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा कुछ, तो वो फ्लो होता है, क्लियर है। फ्लो के भी एग्जांपल देख लीजिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस फ्लो है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड स्टॉक, क्लियर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए, अगला जो एक कॉन्सेप्ट है, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ये है सिर्फ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो होता गया, सिंपल दी लॉजिक है। देखो, आप पैसा कमाते हो, प्रोडक्शन होती है, मतलब बेसिकली पहले प्रोडक्शन होती है, फिर वो पैसा बांटा जाता है, फिर वो खर्चा होता है, फिर प्रोडक्शन होती है, फिर पैसा आता है, पैसा बांटा जाता है, फिर खर्चा होता है, फिर प्रोडक्शन होती है। तो दिस होल सिनेरियो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर पेपर में सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर इकोनॉमी नहीं, प्लेन, तो आपको ये लिखना है। उसमें क्या करना है? सबसे पहला आता है प्रोडक्शन फेज, इसे बोला जाता है जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम को जनरेट करना। दूसरा इनकम फेज, जो आपने प्रोडक्शन करके पैसा कमाया उसे डिस्ट्रीब्यूट करा अपन में, लैंड, लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में। फिर वो पैसा आपने डिस्पोज, एक्सपेंडिचर फेज, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, राइट। तो याद रखना, पहला प्रोडक्शन फेज, दूसरा इनकम फेज, तीसरा एक्सपेंडिचर फेज। पहले प्रोडक्शन करी, फिर पैसा बांटा, फिर खर्चा करा। दिस होल सिनेरियो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, पहला जनरेशन फेज, उसे प्रोडक्शन फेज भी बोला जाता है। इट मीन फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फिर क्या होता है इनकम फेज में? ये जो पैसा आया वो बांटा एमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर वो जो पैसा आया, रिसीव करा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने, वो पैसा खर्च कर दिया गया, और फिर से वो पूरा सर्कुलर फ्लो के अंदर आ गया। तो ये आप एक बार रीड करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, दोबारा बता देता हूं, पहले प्रोडक्शन फेज होती है, क्लियर है, गुड्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से गुड्स को बनाया जाता है। फिर जो पैसा आया वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड रेंट, राइट। फिर वो जो पैसा आया वो पैसा खर्चा भी करना है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज हमें भी चाहिए कंज्यूम करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन फेज, क्लियर है। आगे देखिए,
अगला हमारा ये वैल्यू एडेड मेथड है, राइट। तो फिर इनकम मेथड है, फिर एक्सपेंडिचर मेथड है, राइट। तो ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये मैं आके इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्लियर है। इसमें जो मेन याद रखने का कॉन्सेप्ट है वो मैं एक बार चलो ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए वैल्यू एडेड मेथड वो मेथड, इसको आउटपुट मेथड भी बोला जाता है, और तीनों मेथड में स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 फिर नेक्स्ट स्टेप जो भी आपको निकालना हो, क्लियर है। नेशनल इनकम बोला जाता है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्लियर है। तो जो वैल्यू एडेड मेथड होता है उसके अंदर स्टेप 1 जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है जीवी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कैसे निकाला जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि मैं इसकी ऑलरेडी पहले आप वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसे देखिएगा, क्लियर है। फिर इनकम मेथड आता है, इनकम मेथड में पहला स्टेप एनडीपी एट एफसी आता है। उसमें कैसे निकालते हैं? पहले कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज लेते हैं, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये बेसिकली हुआ क्या, जो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके रिटर्न ही है। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। वेजेस को फॉर्मल टर्म में बोला जाता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, क्लियर है। और रेंट जो आपका लैंड हुआ, कैपिटल हुआ, एंटरप्रेन्योर हुआ, इसको मिलाया जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके पार्ट्स आ गए। फिर प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं आगे, और लास्ट होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कौन सी इनकम होती है? जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा मिक्स कमा रहा है, क्लियर है। फिर आपका एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें सारे खर्चे लेते हो आप, और इसमें पहले क्या आता है आपका जीडीपी एट एमपी। इसमें चारों फर्म, चारों प्लेयर्स जो खर्चा कर रहे हैं वो सब ऐड कर देना है। जैसे भाई हाउस होल्ड क्या करता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल, फर्म ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट फॉरेन ट्रेड। ये जो फर्म करता है इसे क्या बोला जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। और नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट गिवन होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जो फर्म इन्वेस्ट करती है वो 4 जगह करती है। पहला बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दूसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तीसरा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और चौथा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। उसे चेंज इन स्टॉक बोला जाता है। ये इसके सब पार्ट्स है। तो अगर आप इन चारों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा जो आपने वहां यूज करना है। अगर ये 3 शुरू के दे रखे हैं तो इसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और इसे बोला जाता है चेंज इन स्टॉक। तो आप जब इसको और चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे तो भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है, राइट। अगला, कभी कभार आपको नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा, लेकिन आपको यहां पे क्या चाहिए होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो सर नेट से ग्रॉस पे आने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, क्लियर है। और कभी कभार आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा। तो नेट गिवन है तो डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा, फिक्स गिवन है तो चेंज इन स्टॉक भी ऐड हो जाएगा, राइट। अब ये यूज का होता है, ये समझो। देखो क्वेश्चन में ना डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा तो आपको लगेगा डेप्रिसिएशन 0 है, लेकिन वो पता कैसे निकलेगा? आपको ये भी दे रखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, ये भी दे रखा होगा और ये भी दे रखा होगा। तो आप इस फॉर्मूले से ये डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। अगर ये पॉइंट आपने स्किप कर दिया तो आपको 0 मिलेगा, याद रखना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए नेशनल इनकम 3 तरीके से निकाली जाती है। पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो इन तीनों की अपनी अपनी प्रिकॉशंस है, वो देखिए पहले क्या क्या है। देखिए पहली प्रिकॉशन क्या है? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है? जो आप वही इंटरमीडिएट गुड्स जो आपने शुरू में पढ़ी थी, उसको नेशनल इनकम में यूज नहीं किया जाता। सेकेंड हैंड गुड्स को अगर आप खरीदते बेचते हो या फिर आपने करा, उसे नहीं लिया जाता। अगर आपने गुड्स खरीदी, सेल्फ गुड्स बनाई सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जैसे आपने 1000 यूनिट बनाया, उसमें से 200 आपने खुद ही कंज्यूम कर लिया, खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो वो 200 भी नेशनल इनकम के अंदर ऐड होता है, क्लियर है।
प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सर्विसेज नहीं आती क्योंकि वो नॉन मार्केटेबल होती है। ये सर्विसेज होती क्या है, जैसे आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, वो नॉन मार्केटेबल ट्रांजेक्शन है, वो नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं होती। क्लियर है। और इंप्यूटेड वैल्यू, अगर ओनर अपनी कोई चीज बिजनेस में यूज कर रहा है, अपना घर यूज कर रहा है, तो उसकी रेंट की वैल्यू ऐड होगी, चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, शेयर डिबेंचर ये सब ऐड नहीं होता क्योंकि ये कोई गुड्स नहीं होता, इससे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता। सेकेंड हैंड गुड्स खरीदोगे नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उस पर कोई कमीशन पे कर रहे हो, ब्रोकरेज पे कर रहे हो, तो वो जरूर आएगा। फ्लैट थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का कि आपको प्रिकॉशंस बतानी है, तो आप ये लर्न कर सकते हो और लिख सकते हो। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप एक बार। चलिए नेक्स्ट भी देख लीजिए, प्रिकॉशंस अंडर इनकम मेथड। इनकम में अंदर क्या क्या आएगा, देखिए सबसे पहला जो भी ऐसी चीज है जो नॉन प्रोडक्टिव नेचर की है वो नहीं आती। जैसे ओल्ड एज पेंशन नहीं आती क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम होती है। क्लियर है। और सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आती, शेयर डिबेंचर नहीं आते। क्लियर है। और अगर आप कमीशन पे कर रहे हो तो वो आएगी, इंप्यूटेड वैल्यू आएगी। कोई लॉटरी इनकम है नहीं आएगी, कोई विंडफॉल गेन है नहीं आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अब तीसरी प्रिकॉशंस है एक्सपेंडिचर की। सेम चीज है जो आपने इनकम में लिखी, बस उसे आप एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देना। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर डिवेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन आता है ये, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आती, और अगर कोई इंटरमीडिएट गुड्स पे आप पैसा लगा रहे हो तो वो भी नहीं आता। क्लियर है। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का एग्जांपल समझिए। देखिए, नेशनल इनकम में हमने ये पढ़ा कि फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में आती है क्योंकि वो इस साल बनाई गई है। क्लियर है। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, समझिए। बजाज कंपनी ने अपनी एक बाइक बनाई 1 लाख रुपए की। क्लियर है। तो वो प्रोड्यूस की गई तो वो नेशनल इनकम में ऐड हो गई। क्लियर है। अब उसके अंदर टायर लगे थे एमआरएफ के, वो 20,000 रुपए के थे, तो बजाज तो पूरा 1 लाख दिखाएगा ना कि मैंने 1 लाख की गुड्स बनाई है, कोई 80 तो नहीं दिखाएगा। वही टायर एमआरएफ भी अपनी प्रोडक्शन में दिखाएगा कि मैंने 20,000 रुपए के टायर बनाए हैं, तो वो 20,000 रुपए एमआरएफ से भी ऐड हो गए और बजाज से भी ऐड हो गए। तो एक ही चीज कितनी बार ऐड हो गई? 2 बार। दिस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्लियर है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड. However, the problem of double counting arises when the value of intermediate goods is also included in the value of final goods. या तो आप सिर्फ एक ही बार ऐड करो, जैसे एमआरएफ अगर कोई टायर बना के बजाज को दे रहा है, तो जो बजाज की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है, जो कंज्यूमर यूज कर रहा है, सिर्फ वही 1 लाख रुपए ऐड कर दो, वो 20,000 रुपए एमआरएफ वाले मत करो। क्लियर है। या तो उससे बच जाओ, या आप जो भी चीज बाहर से यूज करके अपनी गुड्स में ऐड कर रहे हो उसे माइनस कर दो। अब जैसे बजाज वाला 1 लाख में से 20,000 हटा देता है तो वो कितना दिखाएगा आउटपुट में? 80, और एमआरएफ भी अपना 20 दिखा रहा है, तो 1 लाख हुआ ना टोटल, तो टोटल 1 लाख आना चाहिए था उसके अंदर। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इसका एक एग्जांपल देखिए। एक फार्मर ने वीट सेल करा 500 रुपए का मिलर को। क्लियर है। मिलर ने उसे सेल करा बेकर को 700 रुपए का, बेकर ने कंज्यूमर को सेंड करा 1,000 रुपए का। क्लियर है। तो अगर आपको डबल काउंटिंग से बचना है तो आप क्या करो, आप ये वाली वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड कर दो, सीधा 1,000 रुपए। पहला तरीका ये है, इसे बोला जाता है फाइनल आउटपुट मेथड। जो फाइनल कंज्यूमर ने यूज करा सिर्फ आप उसी को ही कंज्यूम कर लो। क्लियर है। नहीं तो जिन्होंने बाहर से चीज लेके ऐड करी उसे हटाते जाओ। देखो, इसने तो कुछ नहीं करा, इसका तो 500 रुपए ले लो वैल्यू एडिट, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 माइनस रॉ मटेरियल। क्लियर है। और इसने कितना लिया? इसने 500 का लेके ऐड करा ना, तो 700 का बेचा, उसमें से बाहर से कितनी वैल्यू ऐड करी थी? 500, 200 आ गया। इसने 1000 का बेचा,
खरीदा 700 का था तो वो माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी बची 300, तीनों को ऐड कर दो 500, 200 और 300, सर आंसर 1000 आया। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड, दिस इज कॉल्ड फाइनल आउटपुट मेथड। तो डबल काउंटिंग का मतलब होता है एक चीज को एक से ज्यादा बार नेशनल इनकम में ऐड कर लेना, और इससे बचने के दो मेथड होते हैं, पहला फाइनल आउटपुट मेथड यूज कर लो आप, या वैल्यू एडेड मेथड यूज कर लो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? अब इससे बचने के कितने मेथड्स होते हैं मैंने आपको बता दिए। हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, पहला फाइनल आउटपुट मेथड यूज कर लो या वैल्यू एडेड मेथड यूज कर लो। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है, बहुत चीजें हमने पढ़ ली, आप इसे रिकॉल करिए और इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं पूरा नेशनल इनकम आपका थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से माउंट अप करा दूंगा। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।